नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सरेंडर करे या भुगते अंजाम, झारखंड डीजीपी अजय कुमार के नक्सलियों को चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि नक्सली सरेंडर करे या अंजाम भुगतने को तैयार रहें। वे मंगलवार को चतरा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित लावालंग प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में सीआरपीएफ कैंप में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नक्सली मुठभेड़ में शामिल सभी पदाधिकारियों और जवानों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। डीजीपी ने कहा कि जो नक्सली मुख्य धारा से भटक गए हैं वे सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ ले लें। नक्सलियों को इस तरह से काम करने से कोई फायदा नहीं है, इससे समाज और परिवार का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नक्सली मुख्य धारा में लौटे, सरकार मदद भी करेगी। बता दें कि भाकपा माओवादियों के साथ संयुक्त बलों की मुठभेड़ की जांच सीआईडी करेगी। मुठभेड़ में भाकपा माओवादियों के 5 बड़े नेताओं की मौत हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार मामले में लावालंग थाने में दर्ज केस को सीआईडी टेक ओवर करेगी। खेमासोली में रेल ट्रैक हाईवे अनिश्चितकाल के लिए जाम, रांची हावड़ा इंटरसिटी समेत 47 ट्रेनें रद्द। दरअसल आपको बता दें कि कुर्मियों के एसटी में शामिल करने की मांग ने फिर जोड़ पकड़ लिया है। कुर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के खेमासोली में रेलवे ट्रैक और हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया है। कुर्मी आंदोलन की वजह से हावड़ा मुंबई रूट पूरी तरह से ठप हो गया है। हजारों वाहन सड़क पर फंस गए हैं। रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 47 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हाईवे के दोनों ओर 10-10 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई है। बंगाल से झारखंड जाने वाली सब्जी, दूध, मछली, फूल, पोल्ट्री, मुर्गी का व्यापार ठप हो गया है। बता दें कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के समर्थन में रेल और हाईवे जाम करने के लिए 4 अप्रैल की शाम से ही लोग खेमासोली में जुटने लगे थे। कल शाम से ही हाईवे को जाम कर दिया गया। आज सुबह तक हाईवे के दोनों छोर में 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। रात के 12 बजे से ही आंदोलनकारी पश्चिम बंगाल के खेमासोली रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और रेल चक्का जाम कर दिया। साहिबगंज में 36 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल, डीसी ने की शांति बनाए रखने की अपील। बता दें कि साहिबगंज जिले में करीब 36 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई। रात लगभग 9 बजे जिले में इंटरनेट सेवा शुरू की गई। बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसी रामनिवास यादव ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था। जिले में इंटरनेट सेवा बहाल होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं साहिबगंज में शांति बहाली को लेकर मंगलवार को डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोटा के नेतृत्व में सद्भावना मार्च निकाला गया। सद्भावना मार्च में सैकड़ों की संख्या में शहर के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए थे। पूरे शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे गूंजते रहा। शहर पुलिस छावनी में तब्दील रहा था। आपको बता दें कि शहर के पटेल चौक में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ व झड़प की घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई में स्थिति सामान्य रही। मंगलवार की सुबह डीएसपी प्रदीप पुरा के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण किया। खेलो इंडिया में बेटियों ने लहराया परचम, दीप्ति कुमारी को गोल्ड, रजत भी झारखंड के नाम। दरअसल बता दें कि रांची की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने खेलो इंडिया विमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक भी झारखंड को ही मिला। सोनीपत, हरियाणा में आयोजित इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में मंगलवार को दीप्ति ने जमशेदपुर की खिलाड़ी अंकिता भगत को हराकर सोना अपने नाम किया। रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने थी, जिसमें दीप्ति के निशाने ज्यादा सटीक बैठे। इस प्रतियोगिता की अलग अलग कैटेगरी में झारखंड की 8 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन दीप्ति को स्वर्ण पदक और अंकिता को रजत पदक के अलावा किसी भी खिलाड़ी को पदक नहीं मिला। दीप्ति को स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से 5 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। अंकिता को 3 लाख रुपए मिले। वहीं प्रतियोगिता में तीसरा स्थान रेलवे की मोनिका सोरेन को रहा, जिन्हें 2 लाख मिले। जमशेदपुर की कोमालिका बारी को 5वीं रैंक मिली और स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी 11वें स्थान पर रही। यह प्रतियोगिता 6 स्टेज में आयोजित की गई थी। फाइनल स्टेज के लिए रिकर्व, कंपाउंड व इंडियन राउंड स्पर्धा के शेष 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। फिर लौट रहा कोरोना, जमशेदपुर में मिले 2 कोविड और हांगकांग फ्लू के मरीज, अस्पताल में मास्क अनिवार्य। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर में हांगकांग फ्लू और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को हांगकांग फ्लू के 2 और कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। बागबेड़ा के 16 वर्षीय किशोर और बिरसा नगर के 5 वर्षीय बालक हांगकांग फ्लू से पीड़ित है। टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहाँ जाँच कराने पर दोनों पॉजिटिव मिले। इससे पहले 29 मार्च को साकची में 1 मरीज मिला था। 15 दिनों में इस बीमारी के 7 मरीज मिल चुके हैं। दूसरी ओर छोटा गोविंदपुर निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग और बिरसा नगर निवासी 44 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित निकले हैं। दोनों टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना को लेकर दिसंबर 2022 में जुटाए गए सारे संस्थानों का उपयोग इस बार किया जाएगा। एमजीएम अस्पताल के नए भवन के वार्ड में 150 बेड लगाए जाएंगे। फिलहाल हॉल में 20 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा 14 हाई फ्लो मशीन, 65 कंसंट्रेटर और 26 वेंटिलेटर बेड भी लगाए गए हैं।
अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, आपूर्ति विभाग ने कार्ड कर दिया ब्लॉक, ये है कारण। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 16,051 उपभोक्ताओं को अब राशन नहीं मिलेगा। आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इसके कारण अब ये परिवार अनाज का उठाव नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जिले में तो राशन कार्ड बनवाई ही है, दूसरे राज्य में भी उसी आधार को प्रस्तुत कर राशन कार्ड बनवा लिया था। बता दें कि आपूर्ति विभाग के नेशनल पोर्टल पर जब आधार का मिलान किया गया तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 35,867 लोगों का पता चला। इसके बाद विभागीय आदेश अनुसार कार्ड धारकों का सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत सभी जन वितरण दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे कार्ड धारक सदस्यों के पते पर जाकर उनसे बात करें, पूछे कि वे 2 जगहों में से कहां का कार्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि नियमानुसार वे एक ही जगह अपना कार्ड रख सकते हैं। इसमें से 19,532 ने कहा कि वे पूर्वी सिंहभूम में बना कार्ड ही रखना चाहते हैं। इसके तहत उनका दूसरी जगह वाला कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, परंतु 16,051 लोगों का पता नहीं चला है। उनके दिए हुए पतों पर जब डीलर पहुंचे तो वे नहीं मिले। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार आज 5 जिलों की संगठित अपराध को करेंगे समीक्षा, देंगे कई निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह बुधवार को पुलिस मुख्यालय में 5 जिलों के संगठित अपराध की समीक्षा करेंगे। इसमें जमशेदपुर, धनबाद, लातेहार, पलामू और रामगढ़ जिले के अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के स्तर पर संगठित अपराध के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस पर चर्चा होगी। बैठक शाम 4 बजे से होनी है। बता दें कि वर्ष 2023 में धनबाद में फरवरी तक 2 माह में आर्म्स एक्ट के 12, पॉक्सो एक्ट के 8, दुष्कर्म के 7 और चोरी के सर्वाधिक 95 केस सामने आए हैं। वहीं आपराधिक गिरोह द्वारा हत्या का 1 केस हुआ है, जबकि संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा रंगदारी मांगने का एक भी मामला धनबाद में सामने नहीं आया है। आज की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है, जबकि अमन सिंह, प्रिंस सिंह जैसे गिरोह के अपराधियों द्वारा कई बार रंगदारी मांगने की बात सामने आ चुकी है। बता दें कि रामगढ़ जिले में वर्ष 2023 में फरवरी तक दुष्कर्म के 4, चोरी के 8, आर्म्स एक्ट के 4, पॉक्सो एक्ट के 5 और संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा रंगदारी मांगने का 1 मामला सामने आया है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान, कहा बदले जा सकते हैं कांग्रेस कोटे के मंत्री। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे मंगलवार को प्रभात संवाद में पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी ने संगठन के कामकाज, सरकार के समन्वय से लेकर मंत्रियों को परफॉर्मेंस तक पर बात की। संगठन के अनुशासन के मामले हो या मंत्रियों की जवाबदेही, 2 टूक अपनी बात रखी। प्रभारी ने कहा कि संगठन में व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलेगा। यह भी कहा कि मंत्रियों को जनता के बीच पहुंचना होगा और संगठन के कामकाज में लगना होगा। कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। प्रभारी ने यह भी साफ किया कि प्रदेश में हेमंत सोरेन ही उनके गठबंधन के नेता होंगे। उन्होंने 1932 खतन का मामला और नियोजन नीति पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट किया और कहा कि इस भावनात्मक व राज्य गठन के उद्देश्य वाले मुद्दों के साथ कांग्रेस है। झारखंड का निर्माण इन्हीं भावनाओं से हुआ है। यह यहाँ के जल, जंगल व जमीन पर अधिकार का मामला है। विपक्षी दल के लोग आईपीसी दायर कर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार ने प्रशंसनीय कदम बढ़ाया है, इसमें कांग्रेस की सहमति है। हेमलाल मुर्मू का बेबाक इंटरव्यू, जेएमएम में वापसी क्यों, किस सीट से लड़ेंगे चुनाव। मैं लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ नहीं, मेरे पुराने साथी। दरअसल आपको बता दें कि अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले हेमलाल मुर्मू घर वापसी की तैयारी में हैं। आधिकारिक ऐलान हो चुका है। 11 अप्रैल को सिद्धू कान्हू की जयंती के मौके पर भोगनाडीह में विशाल कार्यक्रम के बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएंगे। हेमलाल मुर्मू ने इंटरव्यू में उनके राजनीतिक भविष्य, झमुमो में आए बदलाव, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, स्थानीय नीति, धर्म परिवर्तन सहित अन्य सवालों के बेबाक जवाब दिए। उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम पर कहा कि मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मेरा भविष्य नहीं है। मेरे लंबे समय से लोबिन हेम्ब्रम से बात नहीं हुई है। मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। मैंने तीर धनुष को लोगों के रग रग में पहुंचाया है। वो अभी भी तीर धनुष को हेमलाल मुर्मू का चिन्ह मानते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं, उस पार्टी के विषय पर टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा। मैं देखता हूं, मुझे अनुभव है। अभी 11 तारीख के बाद उस पर पक्ष रखूंगा। मैं भाजपा पर कुछ नहीं कहना चाहता। ईडी ने मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजय तिवारी के दावे को बताया फर्जी। बता दें कि मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को 300.03 एकड़ में फैले चाय बागान का मालिक बताया था। साथ ही इसे गिरवी रखकर 1.25% ब्याज पर 15 करोड़ रुपए उधार लेने का दावा किया था। उसने चाय बागान गिरवी रखने को लेकर ईमेल के जरिए हुई बातचीत का ब्यौरा भी पेश किया था। ईडी ने जांच के दौरान चाय बागान को अस्तित्व विहीन और ईमेल से हुई बातचीत को फर्जी पाया। बताते चले कि संजय तिवारी ने 22 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। उसमें उसने खुद को 300.03 एकड़ में फैले चाय बागान का मालिक बताया। उसने कोर्ट में चाय बागान और फैक्ट्री का पता हुगरी जान टी एस्टेट, बोरडुबी रोड के नजदीक दुलिया जान डुबरीगढ़, असम, पिन कोड 785691 बताया था। फिर ईडी के अधिकारियों ने खेमका और मोदी बंधुओं से भी इस सिलसिले में जानकारी मांगी। मोदी और खेलका बंधुओं ने चाय बागान गिरवी रखने के प्रस्ताव पर विचार करने या सहमति देने फोन या ईमेल के जरिए बातचीत करने से इनकार किया। इन लोगों ने संजय तिवारी को पहचानने से इनकार किया। साथ ही संजय तिवारी द्वारा की गई इस जलसाजी के मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।
साहेबगंज में बर्बाद हो रहे हैं फॉसिल से, राज्य सरकार से मांगी गई संरक्षण की रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने साहेबगंज के मंडरों में 19 लाख करोड़ साल पुराना फॉसिल्स के बर्बाद होने के साथ राज्य सरकार के संरक्षण में फॉसिल्स स्टोन के अलावा गिट्टी और बालू के अवैध खनन पर सवाल उठाया था। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से सीबीआई और एनआईए से जांच कराने की मांग की थी। सांसद डॉक्टर दुबे के इस प्रश्न पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को खनिज के अवैध खनन और भंडारण को रोकने तथा उनसे जुड़े कार्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार केंद्र ने दिया है। अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। साहिबगंज के मंडरों में फॉसिल्स के अवैध खनन का मामला राज्य सरकार से संबंधित है। साथ ही केंद्रीय खान मंत्रालय ने 5 जनवरी 2023 और 6 मार्च 2023 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर कहा कि संथाल परगना के मंडरों समेत साहिबगंज जिले के गुरमी पहाड़, बास्को बेदो और तारा गाँव आदि इलाके में वाहनों के आवागमन से फॉसिल क्षतिग्रस्त हो रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।